अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। दिस इज नौशिमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आपको बताया कि यूएई के वीजास में काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे थे पाकिस्तानीज, और सिमिलरली मैंने एक वीडियो बनाई थी इसमें सऊदी वीजा की रिजेक्शन और उसके सारे रीजंस और उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तानीज पे भी पड़ रहा है और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके वहाँ के वीजास नहीं लग रहे थे, वो भी मैंने आपको रीजंस बताए थे। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम ओमान के बारे में। ओमान जीसीसी का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। सबसे बड़ा ऑफकोर्स सऊदी है, फिर यूएई है, उसके बाद ओमान आता है, फिर बाकी के जो छोटे कतर, कुवैत और बहरीन वगैरह हैं, ये आपकी कंट्रीज आती हैं। ओमान में बहुत ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थी, बहुत ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज होती थी, एक स्टेबल इकोनॉमी है। मैंने खुद विजिट भी किया है उसका और कंपैरिजन भी किया था लिविंग स्टैंडर्ड्स का, लिविंग एक्सपेंसेस का, किस तरीके के लोग हैं, कल्चर कैसा है। मैंने जब मस्कत को विजिट किया था लास्ट ईयर तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी और मल्टीपल वीडियोस बनाई थी, आप उनको भी जरूर देखिएगा अगर आपने प्लान करना है अपना विजिट वहाँ पे। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कंपैरिजन की, तो ओमान और यूएई में ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि मस्कत को लोग बोलते हैं कि ये फ्यूचर का दुबई है। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो बिल्कुल स्टेबल इकोनॉमीज हैं, ऑफकोर्स यूएई की भी एंड ओमान की भी, एंड जैसे वाइडर जीसीसी की होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है दोस्तों, सऊदी का वीज़ा आप लोगों को इसलिए बैन हो गया था क्योंकि पाकिस्तानी हमारे यहाँ से जाते थे, उम्रा वीज़ा को मिस यूज़ करते थे, वीज़ाज को वहाँ पे जाके ओवर स्टे, इलीगली स्टे करके बेगिंग वगैरह में लग जाते थे, भीख मांगने लग जाते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जो सऊदी गवर्नमेंट ने कई दफ़ा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म किया कि उधर के क्राइम रेट्स, उधर की बेगिंग की सारी प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तानीज की वजह से प्रॉब्लम बन रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1970s में जब ये कंट्रीज ज़्यादा आज़ाद हुई, यहाँ पे तेल की वजह से पेट्रो डॉलर्स आने लगे, यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगी, तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसने प्लान बनाया कि हम लोग चीप लेबर जो पाकिस्तान में है वो एक्सपोर्ट करेंगे इन कंट्रीज़ को। इधर क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, इधर एजुकेटेड लोग कम थे, इधर स्किल्ड लेबर कम थी और चीप लेबर नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान बनाया। उस वक्त 1970s में पासपोर्ट्स पहली दफ़ा बहुत वाइडली अवेलेबल हुए लोगों के पास और उस वक्त एक्सपोर्ट होना शुरू हुए थे। उस वक्त जीसीसी की कंट्रीज थी, इधर कई ज़्यादा एक्सपैट कम्युनिटीज आना शुरू हो गई, पाकिस्तानीज बहुत ज़्यादा आ गए, चीप लेबर वगैरह में आ गए। उसी तरीके से उन्होंने फिर इंडियंस को भी अलाउ करना शुरू किया। 1970s की बात बांग्लादेश के लोगों ने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे किया। अब ओमान में अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो ओमान में जो सबसे बड़ी नेशनैलिटी थी वो बांग्लादेश से थी एक्सपर्ट कम्युनिटी में। उसके अलावा अगर हम पाकिस्तानी की बात करें तो पाकिस्तानी सऊदी में, यूएई में, ओमान में बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। आपको पता है कि कुवैत ने वैसे ही आज से कितने साल पहले बैन लगाया हुआ है पाकिस्तानी वर्कर्स पे कि वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते। उसी तरीके से सऊदी ने आपको पता है कि ये बेगिंग वगैरह के बारे में जो अक्सर हम लोग बात भी करते हैं, हमने एक वीडियोस भी काफ़ी मैंने बनाई है, उस पर भी आपने देखा होगा कि सऊदी पे किस तरीके से इम्पैक्ट आया। सिमिलरली यूएई के वीज़ाज का तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, क्योंकि यूएई एक वो कंट्री थी जिसको हम लोग मतलब वीज़ा तो सोचते ही नहीं थे, हम लोग बस ऐसे अप्लाई करते थे, टिकट करा और पहुंच गए यहाँ पे। तो अब वहाँ पे 80 to 90% लोगों को वीजा ही नहीं लग रहे हैं, मतलब इस पे मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हैं। अब ओमान के बारे में जो बात कर रहे हैं हम, तो ओमान में देखिए ऑफिशियली कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जो है आपने अनाउंस कर दिया, उन्होंने बैन कर दिया और सब कुछ कर दिया, क्योंकि ऑफकोर्स वो एक आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन ये बात सच है क्योंकि इस पे जो ओमान में मस्कत में जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी एक अपनी वीडियो जारी की है कि जिसमें उन्होंने बताया कि रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं पाकिस्तानी वीजा लेने में। ये सबसे बड़ा है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का 4th वर्स्ट पासपोर्ट कंसिडर किया जाता है। सेकेंडली, पाकिस्तानी जहां भी हैं वो इलीगल ओवरस्टे में लगे रहते हैं, किसी ना किसी तरह पाकिस्तान छोड़ के कोई भी तरीका, चाहे वो डंकी का रूट हो, चाहे वो कहीं कोई भी कंट्री हो, वहां भागने की कोशिश करते हैं। टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं, वहां पे ओवरस्टे करते हैं, नौकरियां तलाश करते हैं, भीख मांगने लग जाते हैं। अब इस तरीके का इमेज हो और खासतौर पर आपकी वीजा पॉलिसी दुनिया भर में आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो 20-25 मुल्कों के अलावा, आउट ऑफ 200+ कंट्रीज में, तो आपके पास ये बहुत बहुत वीक पासपोर्ट है। वैसे बहुत ही आपकी वीक इकोनॉमी है, बहुत ही वीक इंप्रेशन है, सॉफ्ट पावर आपकी बिल्कुल भी नहीं है, सॉफ्ट इंप्रेशन आपका नहीं है। उसमें ऐसी कंट्री जहाँ पे आपको लिक्रेटिव जॉब्स मिलती थी, जहाँ पे आपको अच्छे डिस्पोजेबल इनकम्स मिलती थी, कितने लोग रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजते हैं फ्रॉम जीसीसी। आपको पता है रेमिटेंसेस हमारी अगर महीने की रेमिटेंसेस देखें तो $3 बिलियन+ इन रेमिटेंसेस में आते हैं पाकिस्तान में, विच मींस ऑलमोस्ट $36 बिलियन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं तो वो उसकी लेबर है। और ये आपको मैं बताऊं, बहुत सारी कंट्रीज ने इसी तरीके से अपने आपको सक्सेसफुल बनाया है कि अपनी चीप लेबर को एक्सपोर्ट किया, उन्होंने एजुकेटेड स्किल्ड लेबर को एक्सपोर्ट किया है। उसकी वजह से उनकी पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो उधर उनके लोग भी हैं, उनके मतलब उनको वैल्यूड पार्टनर समझा जाता है, वैल्यूड वर्कफोर्स समझा जाता है। अगर आप ये देखें दोस्तों कि जीसीसी की कंट्रीज में अभी इकोनॉमिक बूम है। सऊदी की बात करें तो सऊदी ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 2030 का उनका एक विजन है, फीफा का वर्ल्ड कप का उनका वेन्यू अब सऊदी में होगा 2034 में। आप ये देखें कितनी सारी उनको लेबर की जरूरत है, कितनी इकोनॉमिक ड्राइव कर रहे हैं, कितनी इकोनॉमिक ग्रो कर रही है। अब इसके सामने अगर
अगर इसके सामने ऐसा हो कि वीजा ही नहीं इशू हो रहे पाकिस्तानीज को, अगर वीजा से इशू नहीं हो रही है, तो आप सोचेंगे अपॉर्चुनिटीज दूसरी वर्कफोर्स को मिलेगा, दूसरी नेशनलिटीज को मिलेगा। आपको मैं एक बात बता दूं, जीसीसी में लोग आने के लिए मतलब दुनिया भर से, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, जितनी कंट्रीज हैं, श्रीलंकन हो, जितनी कंट्रीज हैं दुनिया में, वो जीसीसी में आना चाहती हैं। क्यों आना चाहती हैं? क्योंकि टैक्सेशन बहुत लो है, आपकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपकी फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं, तो उनको ये डर नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी उस तरीके से होगी, कोई खुदा ना खास्ता कोई टेररिज्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सारी चीजों से ये जो कंट्रीज हैं जीसीसी की, ये इन सब चीजों से बाहर हैं। तो उसके बाद आपको डिस्पोजेबल इनकम अच्छी खासी मिलती है, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचते हैं, आपके पास घूमने के लिए पैसे बचते हैं, आप सेविंग्स अपनी कर सकते हो, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हो, और आप अपनी एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हो। अब उसके कंपैरिजन में अगर बैन लगता जाएगा ऐसे ही कंट्रीज में, सऊदी आपको वीजा नहीं देता, यूएई आपको वीजा नहीं दे रहा, ओमान आपको वीजा नहीं दे रहा, कुवैत आपको पता नहीं कितना टाइम से वीजा नहीं दे रहा, बहरीन में आप जाते हैं, तो मैं पढ़ रहा था अपने एक फेसबुक पोस्ट पे कि वो आपको एक अलग लाइन पे खड़ा कर देते हैं कि आप वहां पे जाके अपने आप को मतलब चेक करवाएं, क्वेश्चनियर वगैरह उनका होता है, पूरा एक इंटरव्यू लेते हैं आपसे। और सिमिलरली कतर जो वीजा ऑन अराइवल है उसमें भी ऐसी चीजें होती हैं अक्सर। तो आप ये देखें दोस्तों कि ये सारे फैक्टर्स क्यों हैं, इसके रीजंस क्या हैं। हमें एज अ नेशन अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, हम लोग जाते हैं आजाद वीजा पे, पेमेंट है दोस्तों, वो ट्रैवल एजेंट के थ्रू पैसे खिला के यहाँ पे आना है। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्या होता है कि यहाँ पे जैसे एक कंपनी रजिस्टर हो जाती है 12,000 दिरहम की, रजिस्टर हो जाती है यूएई में फॉर एग्जांपल। सिमिलरली इसी के आसपास के उसमें आप सऊदी में और ओमान में भी रजिस्टर कर सकते हो। 12,000 दिरहम में मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं 2-3 वीजा इशू कर सकूँ। मैं ये 2-3 वीजा में क्या करता हूँ, पाकिस्तान में कोई ट्रैवल एजेंट मेरा जो जानने वाला है या कोई मेरे साथ उसकी पार्टनरशिप है, मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है यार, मुझे जो है ना आप मतलब तीन लोगों को मैं वीजा दिलवा दूंगा। अब वो जो 3 लोगों का वीजा है वो एम्प्लॉयमेंट वीजा दिया जा रहा है मुझे, मैं दे रहा हूँ उसको वर्क वीजा। ये जो कंपनी मैंने रजिस्टर की है वो काम वाम नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है, नाम नेहाद एक कंपनी है, एक फजूल से एक नाम से कंपनी खोल दी मैंने कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करूंगा, मैं कोई फॉर एग्जांपल कोई और ट्रेडिंग करूंगा, ये मैंने ऐसी नाम की खोल दी है। अब वो जो 3 वीजा मेरे पास है, ट्रैवल एजेंट क्या करेगा, उस तीनों वीजा को 12-12, 15-15 हजार दिरहम में बेच देगा। मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की, 12,000 दिरहम की वहां पे वो कमा लेगा 45,000 दिरहम ऑलमोस्ट 3 लोगों से। वो लोग बेचारे गरीब गुरबा बस भागने के लिए पाकिस्तान से जो है ना उधार लेके, फैमिली से, दोस्तों से उधार लेके अपना वीजा ट्रैवल एजेंट को खिलाएंगे पैसा, और यहाँ पे यूएई में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही है उनको, कोई जॉब नहीं दे रहा हूँ मैं उनको, अगर वो कंपनी है मेरी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो आएंगे ट्रैवल एजेंट बन के कुछ अपने एंड्स मीट करने की कोशिश करेंगे, इलीगल ओवरस्टे करेंगे, अगर उनका वीजा तो नौकरियां ढूंढने लग जाएंगे। यहाँ पे आके वो जो है इधर उधर जाके जो है जॉब ढूंढ रहे होंगे कि किसी ना जॉब मिल जाए। वहां से पाकिस्तान से आते हैं, उनको भी एंड्स मीट करने के लिए क्या करना पड़ता है कि क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने उधार लेके आए, उनका एक लिमिटेड टाइम है, यहाँ पे ना उनकी स्किल है ना कोई उनकी रिक्वायरमेंट है, और वो यहाँ पे आ गए नौकरी ढूंढने के चक्कर में। अब वो नौकरी ढूंढ रहे होते हैं, कुछ को मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती। जिनको नहीं मिलती है वो बेचारे और जॉब्स करने की कोशिश करते हैं, और जॉब्स करने के चक्कर में उनके पैसे फिर भी नहीं बनते, उनको किसी तरह वो उधार भी चुकाना है जो उन्होंने फैमिली से, दोस्तों से अपने लिया हुआ है, सेकेंडली अपने यहाँ के खर्चे को भी पूरा रखना है। इस तरीके की फ्रॉड, इस तरीके की 2 नंबर काम की वजह से यूएई अथॉरिटीज ने पाकिस्तानी को उन सिटी से बैन करना शुरू कर दिया था, जो कि उन्होंने देखा कि यार ज्यादातर लोग इन्हीं सिटी से आ रहे होते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया, एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की, जिससे जो है जो भी रेगुलराइज होना चाहते हैं लोग, या जो लोग फाइन पे नहीं कर पा रहे हैं उनको वापस रिपोर्ट करना है, तो उनके लिए आसानी से हो सके। तो दोस्तों ये इस तरीके की सिचुएशन में आपको बताओ, फिर पाकिस्तानी कहीं भी जाते हैं, टूरिस्ट वीजा पे भी जाते हैं, तो वहाँ ओवरस्टे कर रहे होते हैं, जॉब की तलाश में लग जाते हैं। कितने लोग आप देखें ना, पीआईए की क्रू से हम लोग हर वक्त देखते रहते हैं कि कैबिन क्रू से कनाडा जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं वहां से, असाइलम को सीख कर रहे होते हैं, असाइलम ले लेते हैं वहां पे जाके। आपको मैं मतलब पूरे हमारी नेशनल प्रेस्टीज, नेशनल ओनर की कोई कदर ही नहीं है किसी को, मतलब कोई हार्डवर्क पे कोई भरोसा नहीं करेगा, कोई ऐसी चीज पे नहीं करेगा कि यार इज्जतदार तरीके से हम आगे बढ़े। और दुनिया भर के मुल्क आपको जो इनवाइट करते हैं वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं, आपको स्किल्ड लेबर के लिए करते हैं, आपको अनस्किल्ड लेबर, अनएजुकेटेड लेबर के लिए नहीं करते। तो आपको प्लीज ये चीज समझनी चाहिए कि या तो अपने आप को अपस्किल करें, अपने आप को कोई स्किल सीखें ऐसी जो जिसके लिए दुनिया आपको बुलाए अपने पास। आप एआई के बारे में सीखें, आप कंप्यूटिंग सीखें, आप कोडिंग सीखें, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखें, आप कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में सोचें, सीखें, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो, कोई कंपनी अपने ऐसे करें, कोई हलाल तरीके से, कोई तरीके से अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ के बिजनेस डेवलप करें, बिजनेस अपॉर्चुनिटी करें। दुनिया के सारे लोग इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। आपको मैं मजे की बताता हूँ, यूएई में आपके जितना ट्रेड है वो देसी आवाम के पास है, और ये बड़ी अच्छी चीज है। अब पाकिस्तान में कितने मेमन कम्युनिटी बैठी हुई है जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रही होती है पाकिस्तान में, उनको चाहिए कि यहाँ पे यूएई में आके इन्वेस्ट करें। और रियल एस्टेट के अलावा भी इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में ढूंढने। और यूएई हो गया, ओमान हो गया, सऊदी हो गया, सारी कंट्रीज ये लोग भी चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आए हमारे पास। ये वेस्टर्न इन्वेस्टर्स को चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इंडिया से इन्वेस्टर्स आए, ये चाहते हैं बांग्लादेश से आए, साउथ ईस्ट एशिया से इन्वेस्टर्स आए। तो दोस्तों
अगर आपने पाकिस्तान की अपना एक इमेज को बेहतर करना है, क्योंकि ये तो ना ऐसे ही चलता रहेगा, अगर आप इलीगल तरीके से घुसने की कोशिश करेंगे, अगर आप ये 2 नंबरों में लगे रहेंगे, आज नहीं तो कल पूरा बैन ही लग जाएगा, फिर आप पाकिस्तान में ही बैठे रहोगे। अभी थाईलैंड ने दुनिया भर के लिए ई वीजा अपना इशू किया, उसके साथ साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी की उसमें स्क्रूटिनी बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो लोग आ रहे हैं उनकी हम स्क्रूटिनी ज्यादा करेंगे, वरना ई वीजा के थ्रू आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, ऑनलाइन आपने वीजा अप्लाई करना था और उसको आपको वीजा मिल जाता। तो थाईलैंड ने पूरी दुनिया के लोगों के लिए खोल दिया है, मतलब वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो आपको ई वीजा अलाउ करती है कि आप घर बैठे हुए ही अप्लाई करो और वहां पे आ जाए। लेकिन पाकिस्तानी इसके लिए उन्होंने फिर अपनी स्क्रूटिनी बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि इस तरीके के फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं। तो दोस्तों हमें इन चीजों को फिक्स करना है, वरना ओमान, कुवैत, सऊदी, यूएई ये सब तो बंद हो गए, अब और कितनी कंट्रीज हम बंद करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अल्लाह हाफिज।